कहानी है किस्मत से जुड़े हुए एक ब्यूटीफुल हेवन की गॉडेस और अर्थली बॉय की, जो कि बेशक ही एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन डीमंस और हेवंस के दरमियान की एक भयानक जंग इन दोनों को पास ले आती है, जहाँ जाने अनजाने में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक गॉड और ह्यूमन कभी भी एक नहीं हो सकते। इन बातों को जानते हुए भी हेवनली गॉडेस अपने पावर्स को हमारे हीरो के साथ बांटते हुए उसे और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कसम खाती है। तो अब इस खूबसूरत प्यार के रिश्ते का अंजाम क्या होगा, चलो चलकर इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले डीमन रेस इस दुनिया पर राज करना चाहती थी, तो उन्हें रोकने के लिए हेवनली किंगडम की तीनों किंगडम ने मिलकर डीमन रेस की सबसे पावरफुल प्रिंसेस लेक को सील कर दिया। अब डीमन लॉर्ड को जंग के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए था, इसलिए वो प्रिंसेस की आजादी के नाम पर जंग शुरू कर देता है। और फिर गॉड्स एंड डीमन में भयानक बैटल हुई, तो डिवाइन रेस को बचाने के लिए मैकेनिज्म की गॉडेस वुशांग ने अपने डिवाइन हार्ट के पीस का यूज करके एक हैंड बनाया और उसी पावरफुल हैंड को वॉर गॉड को सौंप दिया गया। इसी डिवाइन हैंड की मदद से वॉर गॉड ने डीमन रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर डीमन लॉर्ड ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए वॉर गॉड के उस हाथ को भी काट दिया, जिस वजह से वो डिवाइन हैंड मॉर्टल रेल्म में जाके कहीं पर गिर गया। इस जंग के बाद हेवनली रेल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वॉर गॉड भी उस डिवाइन हैंड के कटने की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए उन्होंने खुद को सीक्रेट जगह पर सील कर दिया। इधर वुशांग जो की गॉडेस है, उन्होंने उस डिवाइन हैंड को बनाने में अपने हार्ट का यूज किया था, तो वो अपने हार्ट के टुकड़े को वापस हासिल करने के लिए उसे हर जगह ढूंढ रही थी, मगर उन्हें वो डिवाइन हैंड कहीं नहीं मिला। इस हार्ट के पीस के बिना वो अधूरी थी। अब हमें हजारों सालों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम देखते हैं मॉर्टल किंगडम का फॉक्स क्लैन। यहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। आज के दिन ये सभी लोग वर्शिप करते हैं। फॉक्स क्लैन के लोग छोटी छोटी नावों में सवार थे। तभी फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट अपने दोस्त टांग हुआ से कह रहा था कि भाई इन देवताओं का करिश्मा और उनकी ब्लेसिंग्स तो हजारों सालों पहले ही जा चुकी है, तो भला वो है ही नहीं, तो उनकी इबादत करके हमें क्या मिलेगा। मेरे ख्याल से ये तो समय की बर्बादी है। जिस पर उसका दोस्त हुआ कह रहा था कि युआनजोंग तुम एक हाई प्रीस्ट हो, भला तुम ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो। अगर तुम एक प्रीस्ट होने के बावजूद भी इबादत नहीं करोगे तो बाकी के क्लैन से हम क्या ही उम्मीद करेंगे। जिस पर युआनजोंग कह रहा था कि काश मैं इस डिवाइन हैंड के साथ पैदा नहीं होता, भाई इस हाथ का यूज तो है ही नहीं, और इसी की वजह से बेवजह मुझे हाई प्रीस्ट बना दिया गया। हमारे लोग कहते कि डिवाइन हैंड मुझे गॉड्स ने दिया था, मगर वो गॉड्स ये बताना भूल गए कि इसको यूज कैसे करना है। कई साल बीत गए, मैंने मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस की, मगर ये हाथ एक्टिवेट होने का नाम नहीं ले रहा। जिस पर वो इरिटेट होकर कह रहा था कि ये डिवाइन हैंड हमारे फॉक्स क्लैन का सीक्रेट है, और तुम हो कि चिल्ला चिल्ला कर सबको ये बता रहे हो कि तुम्हारे पास डिवाइन हैंड है। देखो यही तुम्हारी किस्मत है, इसे एक्सेप्ट करो और चुपचाप अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। तो युआनजोंग भी उसकी बात मानकर चुप करके बैठ जाता है। वहाँ पर हम एल्डर डिंगजू को देखते हैं। ये फॉक्स क्लैन के लीडर हैं। अब टांग हुआ उन्हें ग्रीट करते हुए कह रहा था कि युआन वर्शिप करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हम जल्द ही इस सेरेमनी को शुरू करेंगे। तो अब क्लैन एल्डर डिंगजू कहते कि हाई प्रीस्ट युआनजोंग सेरेमनी का वक्त हो चुका है, मगर युआनजोंग तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए हुआ तुरंत ही उसे पीछे से एक लात मार देता है, जिससे वो तुरंत ही स्वप्न लोक से बाहर आ गया। और अब थोड़ी देर में वर्शिपिंग सेरेमनी शुरू हो गई, मगर हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अंडर वाटर छुपे हुए थे। इधर युआन अपने क्लैन को बता रहा था कि हमारा फॉक्स क्लैन गॉड से ब्लेस्ड है, हमारे पास जो भी है वो इन्हीं देवताओं की देन है, इसलिए मैं देवताओं से प्रे करता हूँ कि वो हम पर अपनी रहमत ऐसे ही बनाए रखे, हमारे क्लैन में हमेशा हैप्पीनेस रहे, हमारे फॉक्स क्लैन को किसी भी जंग या फिर कुदरत के कहर से बचा लीजिए। अब इनकी प्रेयर्स खत्म होने के बाद फॉक्स क्लैन के सभी लोग हेवनली गॉड्स के सामने नील कर रहे थे, मगर तभी उन पर अटैक होना शुरू हो गया। वेली अटैक किया था वॉर घोस्ट क्लैन ने। उन्होंने कई सारे लोगों को एक ही झटके में खत्म करके वो एल्डर के सामने आ चुके थे। एल्डर कह रहे थे कि तुम लोगों ने हमारी वर्शिपिंग के दिन ही हम पर हमला कर दिया, क्या तुम्हें हेवनली गॉड से डर नहीं लगता, वो तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए पनिश करेंगे। जिस पर वॉर घोस्ट क्लैन का कमांडर कह रहा था कि तुम्हारा फॉक्स क्लैन कमजोर है, देखा जाए तो तुम किसी भी डिवाइन ऑब्जेक्ट को पजेस करने के लायक नहीं हो। और अब वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि उस डिवाइन हैंड को ढूंढकर मेरे पास लाओ। वेल इस कमांडर को पता ही नहीं था कि वो डिवाइन हैंड तो
तो हाई प्रीस्ट के पास है। तभी एक बंदा एल्डर डिंगजू पर अटैक करने वाला था, मगर युवान उसके मुंह पर एक लात जड़ के उसे नीचे गिरा देता है और अब यहाँ पर फाइट शुरू हो गई थी। युवान ने तुरंत ही अपनी फॉक्स पावर को एक्टिवेट किया, वहीं पर टांग हुआ ने लोटस रेल्म को एक्टिवेट कर दिया और अब ये लोग बड़ी ही तेजी से वॉर घोस्ट के सोल्जर को खत्म कर रहे थे। तभी एक वॉर घोस्ट छोटी बच्ची को किडनैप करने लगता है। ये देखकर युआन जोंग तुरंत ही उस बोट पर कूद जाता है। उसने जाते ही उस बंदी को पानी में फेंक दिया था। अब वो उस छोटी बच्ची को भी उठा लेता है, मगर तभी कमांडर ने अपनी ब्लेड से युआन को घायल कर दिया। साथ ही उसने अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए युआन को नीचे पटक दिया। तब तक वहाँ पर कई सारी ब्लेड्स आ रही थी, जिसमें फॉक्स क्लैन के लोग घायल हो गए। युआन देखता है कि उसकी क्लैन के लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है। तब तक वो कमांडर भी वहाँ पर आ गया था। वो कहता है कि स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं और अब वो अपनी ब्लेड सीधे युआन जोंग में घुसा देता है। युआन को ना ही हुआ बचा पाया और ना ही उसका मास्टर, जिसके बाद वो कमांडर उसे उठा के पानी में फेंक देता है और इसी वक्त उसका डिवाइन हैंड एक्टिवेट हो गया। वो पानी के अंदर था, मगर ऊपर की पूरी सतह बर्फ में बदलने लगती है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। और उसी वक्त युआन जोंग उस बर्फ को तोड़ते हुए ऊपर आ गया। उसके हाथ से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो गए। वो कह रही थी कि फाइनली डिवाइन हैंड एक्टिवेट हो चुका है। इधर कमांडर के फेस पर भी इवल स्माइल आ गई। वो अपने साथियों से कहता है कि जाकर उसके हाथ को काट के मेरे पास लेकर आओ, यही डिवाइन हैंड हमारी किस्मत बदलेगा। तो सभी लोग युआन जोंग की तरफ भागने लगते हैं। इधर युआन ने अपनी आंखें खोल दी, उसमें फॉक्स की पावर के साथ साथ आइस की पावर भी आ गई थी। वो देखता है कि कई सारे वॉर घोस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ी ही तेजी से नुकीले आइसबर्ग बना लेता है, जिसमें वॉर घोस्ट क्लैन के कई सारे लोग मौत के घाट उतर गए। और ये सब देखकर उनका कमांडर काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं दूसरी तरफ हेवन रेल्म में गॉडेस वुशांग को भी अपनी डिवाइन हैंड का एहसास होता है। वो कह रही थी कि फाइनली वो अपीयर हो गया। इधर युआन जोंग भी अब जमीन पर आ गया था। वो देखता है कि उसका हाथ बर्फ से कवर्ड है, मगर वो उसे तकलीफ पहुंचा रहा था और इससे वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। फॉक्स क्लैन के सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और तभी वो देखते हैं कि आसमान में एक तेज रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गई। इस स्काईलाइट विजन से पूरा आसमान चमक रहा था और उसी रोशनी में हमें गॉडेस को देखती है। ये सभी लोग उसके सामने नील करते हुए हेवन की गॉडेस का वेलकम कर रहे थे। इधर वो गॉडेस भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आसमान से नीचे आने लगी। युआन जोंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। अब गॉडेस अपनी डिवाइन पावर्स को रिलीज करते हुए युआन जोंग को देख रही थी। वेल यही है मैकेनिज्म की गॉडेस वुशांग, इसी के दिल से डिवाइन हैंड को बनाया गया था। अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए युआन जोंग को अपनी तरफ पुल करती है। उसने युआन जोंग के हाथ को अपने हाथ में होल्ड किया था, मगर युआन जोंग को तो इसकी कोई खबर नहीं थी। वो तो बस उस गॉडेस को हैरान होकर देखते जा रहा था। अभी तक इस बंदे को गॉड्स के एग्जिस्टेंस पर ही डाउट था, मगर आज खुद एक गॉडेस का हाथ उसके हाथ में है। वुशांग भी सिर्फ उसे एक टक देखती जा रही थी, जिसके बाद उसके हाथ के आइस फ्रोस्ट को हटा देती है। यहाँ पर हम युआन जोंग की आंखों में वुशांग के रिफ्लेक्शन को देख पा रहे थे। इधर वुशांग उसके दिल की धड़कन को महसूस करती है और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, अभी वो मोमेंट आया नहीं है। जिसके बाद वो अपना हाथ छुड़ा कर एक गोल्डन डस्ट बन के गायब हो गई। लेकिन युआन जोंग तो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था और अब वो अपने हाथ को देखते हुए इतना मगन हो गया कि वो सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, मगर वो तो अभी भी आसमान को ही देख रहा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि गॉडेस ने उसे टच किया। और अब हमें हेवन रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वुशांग की सिस्टर और एक बच्चे को देखते हैं। उस गॉडेस का नाम हान था और उस बच्चे का नाम था टियान। हान वुशांग से पूछ रही थी कि तुम अपना डिवाइन हैंड वापस लेके क्यों नहीं आई, जिस पर वो बताती है कि अब डिवाइन हैंड एक मॉर्टल के ब्लड से कनेक्टेड है। अगर मैंने उससे वो फोर्सफुली हासिल किया तो वो बंदा मारा जाएगा। तो हान कह रही थी कि तुम्हारा दिल अभी भी उस डिवाइन हैंड में मौजूद है, अगर वो बंदा मारा गया तो इधर तुम्हें भी तकलीफ होगी। मगर वुशांग के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहती कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ ताकि वो डिवाइन हैंड हमेशा मेरे क्लोज रहे और फिर सही मौका मिलते ही मैं उस हैंड को हासिल करूंगी। ये सुनकर तो हान घबरा गई। वो कह रही थी कि तुम बिना परमिशन के मॉर्टल की दुनिया में नहीं जा सकती। अगर हेवनली डेटीज को पता चला तो तुम्हें वो डिवाइन रात से पनिश करेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी डिवाइन पावर भी लूज हो जाएगी और मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम अपनी पावर को लूज करो। ये सुनकर टियान भी घबरा गया। वो कह रहा था कि प्लीज सिस्टर, आप मुझे छोड़ के मॉर्टल वर्ल्ड में मत जाइए। आज के बाद मैं बिल्कुल भी आप लोगों को तंग नहीं करूंगा और ना ही नए नए कपड़े मांगूंगा, मगर प्लीज आप इन्हें मत जाने दो। तभी वुशांग उसे बताती है कि मैंने अपने हाथों से उस डिवाइन हैंड को बनाया था। अगर वो किसी इवल पर्सन के हाथ लग गया तो उसका अंजाम क्या होगा, इसका हम अंदाजा
भी नहीं लगा सकते। हान कहती हाँ ये सब मैं समझती हूँ, मगर मॉर्टल वर्ल्ड में जाना खतरनाक साबित होगा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम वहाँ जाओगी कैसे। जिस पर वुशांग बताती है कि 10,000 साल पहले मैंने एक टावर बनाया था, उसकी रूइन अभी भी हेवनली रेल्म में मौजूद है, तो मैं उसी को एक्टिवेट करने की कोशिश करती हूँ। अब वुशांग तो मैकेनिज्म की गॉडेस थी, इसलिए वो सीधा उस टावर में कूद गई। वो जगह एक स्पेस पैसेज जैसी थी और यहीं से पहला मॉर्टल की दुनिया में जाया करते थे। उस जगह पर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग रिलीज हो रही थी, जिन्हें देखकर टियान तुरंत स्टोरेज बैग में छुप जाता है। साथ ही गॉडेस को भी इस लाइटनिंग से तकलीफ हो रही थी कि तभी एक डिवाइन ब्रेसलेट उसके आगे फ्लोट करने लगता है। वो सामने आने वाली हर एक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वुशांग महफूज रहे। दरअसल ये हान का ब्रेसलेट था। वो कहती वुशांग मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकती, बस यही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड बाय है। मैंने इसमें अपनी डिवाइन पावर ऐड कर दी है और यही पावर तुम्हें वहाँ पर सेफ रखेगी। और अब हमें मॉर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ढेर सारी लड़कियां फॉक्स क्लैन के माउंट फैंगवेई में इकट्ठा हुई थी। दरअसल वो यहाँ पर सर्वेंट का इंटरव्यू देने आई थी। उन्हीं लड़कियों के बीच में वुशांग भी थी। वो कहती है कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती, मगर हाँ मैं यहाँ पर अपनी मैकेनिकल आर्ट का तो यूज कर ही सकती हूँ। वहाँ पर हम 2 हेड सर्वेंट को देखते हैं, यही इन लोगों की स्किल चेक करने आई थी। वो कहती है कि फॉक्स क्लैन में एक सर्वेंट का काम मिलना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, मगर इस काम के लिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और टैलेंट तो होना ही चाहिए। साथ ही तुम्हें नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। जिसके बाद वो सिलेक्शन के रूल्स बताने लगते हैं। पहला राउंड था म्यूजिक का। अभी सभी लड़कियां ग्यूकिन प्ले करने लगती है। वहीं पर टियान वुशांग से बात करने के लिए स्टोरेज बैग से बाहर निकला तो वो टियान को बताती है कि अब वो लोग मॉर्टल्स की दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ पर ना ही वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करेगी और ना ही किसी को अपना रियल नाम बताएगी। यहाँ पर उसने अपना नाम लियान रखा था। वहीं दूसरी तरफ हम हुआ को देखते हैं, जो गो गेम खेलने में बिजी था और ये मेड का सिलेक्शन भी उसी के लिए किया जा रहा था। इधर लियान ने भी म्यूजिक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर वो म्यूजिक ना प्ले करते हुए उस ग्यूकिन को जोर जोर से घिसने लगती है, जो देखकर वहाँ की सीनियर मेड कंफ्यूज हो गई। वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम ग्यूकिन प्ले नहीं कर सकती तो उसकी बैंड भी मत बजाओ। जिस पर लियान उसे एक्सप्लेन करने लगती है। वो कह रही थी कि म्यूजिक बजाने वाली तो आती जाती रहेगी, लेकिन मैं ऐसा म्यूजिक बॉक्स बना रही हूँ जो हमेशा कायम रहेगा। और उसकी बात सुनकर हुआ बाहर आ जाता है। वो लियान से कह रहा था कि माउंट फैंगवेई इमॉर्टल्स का लैंड है, तुम्हारी स्किल को यहाँ पर आसानी से मैजिक से रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए तुम यहाँ ज्वाइन मत करो। यहाँ आकर तुम्हारी स्किल वैसे भी जाया हो जाएगी। हुआ को देखकर बाकी की सारी लड़कियाँ कह रही थी कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, काश हमें इसकी मेड बनने का मौका मिल जाए। और तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग कैरेज पहुँच गई, जिसे एक स्पिरिचुअल क्रेन खींच रहा था। उसमें सवार बंदा कहता है कि टांग हुआ, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के बीच में छुपे हुए हो। और अब वो बंदा तुरंत ही उस कैरेज में से जंप लगाकर नीचे आ जाता है। उसके पीछे पीछे उसके परिंदे ने भी जमीन पर एंट्री मारी, मगर वो सही से लैंड नहीं हो पाता। वेल वो कैरेज को पार्किंग में लगा रहा था, मगर कैरेज ने ही उसे पार्क कर दिया। ये देखकर वो बंदा अपना सिर पीट रहा था। हुआ भी दिल में ही सोचता है कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो कैरेज वाला बंदा उस परिंदे से कह रहा था कि तुम ना 1 नंबर के बेवकूफ परिंदे हो, हर बार तुम लैंड कराते वक्त मुंह के बल गिर जाते हो। मेरे ख्याल से तुमने मुझे अपना नकली ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर चूना लगाया है। इधर लियान उस बंदे को गौर से देखने लगती है। दरअसल यही युआन जोंग था, बस उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। युआन जोंग कहता है कि ये परिंदा हमेशा मेरी बेइज्जती करता है, लेकिन इस बार मेरे कैरेज को कुछ नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। मगर उसके ऐसा कहते ही कैरेज का व्हील आसमान से उड़कर सीधा नीचे आ रहा था। वो सीधा लियान को जाके लगने वाला था, लेकिन तभी युआन जोंग एक हीरो जैसी एंट्री मारते हुए लियान को बचा लेता है। जिसके बाद लियान से माफी मांगते हुए कह रहा था कि सारी गलती इस परिंदे की है। एक दिन ये परिंदा मेरे से बुरी मार खाने वाला है, मैं तो इसके सारे पर ही उखाड़ दूंगा। मेरे ख्याल से तभी जाके इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। ये सुनकर वो परिंदा भी उस पर नाराज हो गया। इधर लियान दिल में ही सोच रही थी कि ये तो वही बंदा है जिसके पास मेरा डिवाइन हैंड था, लेकिन अब मुझे उस डिवाइन हैंड की ऑरा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। इधर युआन जोंग हेड सर्वेंट से कह रहा था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां होकर भी पता नहीं मेरा दोस्त नई सर्वेंट क्यों चुनना चाहता है। जिसके बाद वो मजाक करते हुए हुआ से कह रहा था कि ओए होए देखो तो ये कौन है, ये है
है मेरा दोस्त हुआ, इसे तो मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। बता भाई, क्या तूने मुझे मिस किया? मगर हुआ तो उससे थोड़ा सा नाराज था। वो कहता है कि इतने दिनों के बाद तुमने आज जाकर मुझे अपनी शक्ल दिखाई, तो बको जल्दी यहाँ पर तुम क्यों आए हो? जिस पर युआन ज़ोंग अपने कुल अंदाज में कह रहा था कि मेरा भाई सर्वेंट सिलेक्ट कर रहा है, तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं भी यहाँ पर मेड सिलेक्ट करने आया था जो मेरी दिन रात सेवा करेंगी। तभी लियान उसे ग्रीट करते हुए कह रही थी कि सीनियर युआन ज़ोंग, मैं आपकी मेड बनना चाहती हूँ। ये सुनकर युआन भी थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि ये लड़की बिना डरे उससे बात कर रही थी। उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर वो कहती कि मेरा नाम है लियान। मगर तभी हुआ कहता है कि इस लड़की के पास कोई खास स्किल नहीं है, इसीलिए ये हमारे फॉक्स क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकती। ये सुनकर लियान डिसाइड करती है कि वो इन्हें अपनी काबिलियत शो करेगी। वो कहती क्यों ना मैं आपकी कैरेज को फिक्स कर दूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास भी यूनिक स्किल है। ये सुनकर युआन कहते हैं अच्छा, तो शायद इसी वजह से तुम उस कैरेज के पास खड़ी थी। चलो कोई नहीं, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास क्या स्पेशल है। इसलिए लियान तुरंत ही अपने स्टोरेज बैग को टच करके अपने टूल्स बाहर निकाल लेती है। ये देखकर वहाँ मौजूद लड़कियाँ कह रही थी कि इतनी छोटी सी बैग में इतने सारे टूल कैसे आ गए? ऐसी बैग तो हमने पहली बार देखी है। साथ ही युआन ने भी ये चीज नोटिस की थी, जिसके बाद वो सीधा हुआ के पास चला जाता है। वो कह रहा था कि यार मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि मेरे को एक चाय का कप भी नहीं पूछ रहे। मगर हुआ तो उसका मास्क ठीक कर रहा था। युआन कहते हैं हाँ भाई हाँ, मेरे को पता है इस मास्क को बनाने के लिए तुमने अपनी ढेर सारी मैजिकल पावर का यूज किया था। अब इसे बार बार टच करके मुझे अपना एहसान याद मत दिलाओ। जिस पर हुआ कह रहा था कि भाई अगर तूने मास्क सही से पहना और अपनी डिवाइन हैंड के ऑरा को रिवील नहीं होने दिया तो वाकई मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। सच बताओ तो मुझे लगता ही नहीं कि तू ये मास्क पहन के रखेगा। दरअसल इसी मास्क की वजह से कोई भी डिवाइन हैंड के ऑरा को महसूस नहीं कर सकता था। अब युआन उसे उसका फैन वापस लौटा देता है। हुआ कह रहा था कि तुम तो हमेशा लोगों से दूर रहना पसंद करते हो, फिर ये अचानक से तुम्हें किसी मेड की जरूरत कैसे पड़ गई? इसका जवाब युआन ज़ोंग ने क्या दिया था ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। इधर लियान ने हाई प्रीस्ट की कैरेज को रिपेयर कर दिया। वो उसे शो करती है कि उसने इस कैरेज में कितने सारे बदलाव किए जिससे ये कैरेज और ज्यादा आरामदायक हो। वो कह रही थी कि मैंने सारे पहिए एक्सेल्स को फिक्स किया है ताकि अगली बार जब आपका परिंदा गलत लैंडिंग करे तो इसके पहिए बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। ये सुनकर युआन ज़ोंग कह रहा था कि अरे नहीं, मेरा परिंदा उतना भी बेवकूफ नहीं, वो हर बार ऐसे कैरेज को नहीं गिराता। अब लियान उसे स्टेयर्स दिखाती है जो उसने अभी अभी फिट किए थे। उस कैरेज में उसने रेड लोटस के लाइट्स भी लगा दिए ताकि रात के समय ट्रैवल करते वक्त कोई एक्सीडेंट ना हो। इतना ही नहीं, उसने उस कैरेज में एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा दिया था। लियान कह रही थी कि अगर आप मुझे नौकरी दे दो तो मैं आपकी कैरेज को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना दूंगी। कोल्ड नाइट में हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर लैंप लगा सकते हैं और सर्दियों के दिनों में मैं इसमें हीटर बिठा दूंगी। साथ ही हम इसमें रोटेटिंग फ्लाइट मैकेनिज्म भी लगा सकते हैं जिससे ये कैरेज अपने आप फ्लाई होगी। ये सुनकर युआन उस परिंदे की तरफ देखने लगता है क्योंकि लियान उस बेचारे की नौकरी खाने पर तुली थी। वो परिंदा भी इस चेंज के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा था और अब युआन ज़ोंग बड़ी ही मुश्किल से उसकी तारीफ करते हुए कह रहा था कि मोहतरमा आप तो बड़ी जीनियस निकली। जिसके बाद हुआ से कहता है कि भाई ये लड़की मेरी हो गई, इसलिए तू तेरे लिए कोई और ढूंढ ले। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर युआन कह रहा था कि मैंने इन्फिनिट स्पेस बैग के बारे में सुन रखा था, इसमें पूरी की पूरी अर्थ एंड हेवन भी समा सकती है। और जरा उस लड़की की बैग देखो, इसमें इतने सारे टूल कैसे आ गए? हुआ कह रहा था हाँ, मुझे भी इस लड़की में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर लग रही है। तो युआन कहता है हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा। ये लड़की मेरे हाथ को देख रही थी, मेरे ख्याल से वॉरघोस क्लैन की भेजी हुई जासूस है। हुआ कहता है कि अगर तुम इस लड़की पर शक है तो उसे यहाँ से वापस भेज दो। मगर युआन उसकी बात से अग्री नहीं था। वो कहता है कि मछली खुद ही जाल में फंसना चाहती है तो भला मैं उसे दोबारा से पानी में कैसे जाने दूं? इधर हुआ दुआ कर रहा था कि बस ये मछली उसकी दोस्त की मुसीबतें ना बढ़ा दे। अब युआन लियान को लेकर हेक्सागन पैलेस में पहुंच गया था। वो कहता है देखो ये है मेरा पैलेस, यहाँ पर मेरे नियम लागू होंगे, तुम यहाँ पर अपनी कोई मनमानी नहीं कर सकती। लेकिन वो देखता है कि लियान तो वहाँ से गायब हो गई। वो दिल में ही कह रहा था कि ये नन्ही जासूस तो बड़ी ही चालाक निकली। अब वो उसे ढूंढने लगता है और तभी वो लियान से टकरा गया। दरअसल लियान वहीं पर बैठ के क्राफ्ट को देख रही थी। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मॉर्टल्स भी इतनी आकर्षक चीजें बना सकते हैं। युआन भी उसके पास आकर बैठ गया था। वो कहता है मोहतरमा अगर इसे ताड़ना हो गया हो तो जरा मुझ पर भी ध्यान दीजिए। वो क्या है ना, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखना। जिसके बाद उसका हाथ पकड़कर पैलेस के सामने ले जाता है। वो कह रहा था कि मैं यहाँ रहूंगा और तुम रहोगी उस झोपड़े में। लियान कहती है ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर अकेली नहीं रहूंगी। और अब वो अपने बैग में से टियान को भी बाहर निकाल लेती है। ये देख के तो युआन का शक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। टियान कहता है कि हाय बॉस, मैं हूँ टियान, आज के बाद
बाद मैं भी आपका सर्वेंट रहूंगा। जिस पर युआन कहता है देखो ये तो मेरे लिए अच्छा ही है कि एक के बदले मुझे 2 सर्वेंट मिल जाए, मगर तुम्हारा ये नन्हा दोस्त किसी भी काम का नहीं लग रहा। जिसके बाद वो टियान के सर पर टिचकी मार देता है। ये सुनकर टियान भी मायूस हो गया। उसे लग रहा था कि कहीं लियान उसे वापस हेवन में ना भेज दे, मगर उसकी तुसी शक्ल देखकर युआन उसे अपना सर्वेंट बनाने के लिए राजी हो गया। वो कह रहा था कि मैं बच्चों की आंखों में बिल्कुल भी आंसू देख नहीं सकता। इधर लियान सोच रही थी कि मुझे जल्दी से डिवाइन हैंड को ढूंढना ही होगा। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर युआन जोंग ग्यूकिन प्ले करते हुए इसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो इसका पर्दाफाश कैसे करेगा। और इधर लियान सोचती है कि उसे कुछ भी करके डिवाइन हैंड को वापस हासिल करना ही होगा, जिसमें टियान उसकी मदद करेगा। अब ये लोग युआन जोंग के रूम में आ जाते हैं। वो ग्यूकिन पर हाथ रखते हुए पूछ रहा था कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर लियान कहती कि मास्टर आपके चाय पीने का वक्त हो चुका है, देखिए मैं आपकी फेवरेट ग्रेप टी लेके आई हूँ। और तभी उसकी नजर युआन जोंग के हाथ पर जाती है। उसे तो जानना था कि वाकई इसके पास डिवाइन हैंड है या नहीं, इसलिए वो उस पे गर्मा गर्म चाय गिरा देती है और फिर उसी चाय को साफ करने के बहाने से उसे टच करने चली गई। मगर युआन तो उससे भी ज्यादा चालाक था। वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे हटाकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, और फिर उसने अपनी चाय को बर्फ में बदलकर हाथ से हटा दिया। जो देखकर ये दोनों भी एक दूसरे का मुंह ताड़ रहे थे। और तभी वहाँ पर ज़ीफी पहुँच गया, जो कि युआन जोंग का वफादार है, इसलिए युआन इन दोनों को तुरंत ही वहाँ से भगा देता है। वेल ज़ीफी उसे एक खबर देने आया था, मगर युआन उसे इशारे में चुप करते हुए कह रहा था कि कल हमें ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट जाना होगा ताकि हम वहाँ लगे बैरियर को रीइंफोर्स कर पाए। उसने ये सब जानबूझकर लियान को सुनाने के लिए बोला था। अब लियान के वहाँ से जाते ही वो पूछता है कि बताओ ज़ीफी, इस बंदी के बारे में तुम्हें क्या पता चला। तो ज़ीफी कह रहा था कि माफ कर दीजिए, मगर मैं इस काम में फेल हो गया, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। जिस पर युआन कह रहा था कि अगर इस मामले में तुम्हें कोई जानकारी नहीं मिली फिर तो यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब रात के समय लियान टियान से कहती कि तुम यहीं पर रुको और मैं मेरा हिडन वेपन लेके उसके रूम में जाती हूँ। आज तो मैं मेरा डिवाइन हैंड वापस हासिल करके ही रहूंगी। तो बच्चा कहता है ठीक है सिस्टर, लेकिन तभी वो लियान का हिडन वेपन देखता है, जो कि कहीं से भी हिडन नहीं लग रहा था। वो कहता है सिस्टर क्या आप इसे ही हिडन वेपन बोल रही हो, इसे तो कोई भी पहचान लेगा। तो लियान भी उस वेपन को चेक करती है। वो तो साइज में भी लियान जितना ही था, इसलिए वो तुरंत ही उसे एक कैंची में बदल देती है। जिसके बाद लियान युआन जोंग के कमरे में घुस गई। वो बड़ी ही आराम से उसके पास जा रही थी। वो देखती है कि युआन गहरी नींद में है, इसलिए वो भी पेड़ पर चढ़ जाती है। अब वो उसके हाथ को चेक करने की कोशिश करती है, मगर युआन तो नींद में भी उसे रोक रहा था। और अब तो उसने लियान को नीचे गिराकर उस पे अपना हाथ डाल दिया। ये सब देखकर टियान कह रहा था कि अरे अरे ये मेरी सिस्टर की क्या हालत हो गई। इधर लियान अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर युआन जोंग की नींद तो कब की खुल चुकी थी। वो दिल में ही कहता है कि देखता हूँ कि कब तक तुम मेरे प्रेशर को झेल पाओगी। इधर लियान उसका हाथ हटाने के लिए झटपटाने लगती है, तो युआन जोंग ने उस पे अपना पाँव भी डाल दिया। अब थोड़ी देर में युआन देखता है कि लियान तो वहीं पर सो चुकी है। वो सोचता है कि अरे ये कैसी नकली जासूस है, ये मुझे मारने आई थी और मेरे साथ ही सो गई। जिसके बाद वो अपना हाथ हटा लेता है और तभी लियान ने उसकी तरफ करवट बदल ली। उसे देखकर तो युआन के दिल में हलचल होने लगती है। इनफैक्ट उसके तो फॉक्स वाले कान भी निकल आए थे। अब लियान तो आराम से सो रही थी, मगर उस बेचारी की नींद खराब हो गई। अब अगली सुबह लियान की नींद खुलते ही वो डर के मारे उठ जाती है। वो देखती है कि युआन जोंग ने उस पर चादर ओढ़ रखी है, साथ ही उसका हिडन वेपन भी टेबल पर रखा हुआ था। इधर युआन जोंग और हुआ गो गेम खेल रहे थे। टांगुआ कहता है कि मैंने सुना था कि कल रात तुम्हारे कमरे में कोई जासूस घुस गई थी, लेकिन तुम उसकी फिक्र करने की बजाय यहाँ पर गेम खेल रहे हो। जिस पर युआन जोंग बताता है कि ये जो हमारी नन्ही जासूस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से ये मुझे पसंद करती है। ये सुनकर हुआ कहता है कि ये सारी बकवास बातें हैं, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती भाई, वो तो तुम्हें मारना चाहती है। इधर लियान और टियान भी लटका हुआ मुंह लेके बैठ गए थे। वो सोच रही थी कि अब उन्होंने आगे क्या करना चाहिए। और तभी लियान का ब्रेसलेट एक्टिवेट होकर वो लोग हान को देख पा रहे थे। वो लियान से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें उस डिवाइन हैंड के बारे में कुछ पता चला, बताओ तुम उसे वापस कब हासिल करने वाली हो। अब लियान कुछ बोल पाई इससे पहले टियान ही बताने लगता है। वो कह रहा था कि हमारी गॉडेस उशांग की हर एक तरकीब फेल हो गई, वो तो अभी तक उस बंदे की डिवाइन हैंड को भी छू नहीं पाई। ये सुनकर हान कह रही थी कि शायद वो बंदा बहुत ही चालाक है, तुम्हें उससे थोड़ा सा संभाल कर
रहना होगा। इधर युआन जोंग कहता है कि मेरे भाई हुआ तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कोई जासूस होगी। मेरे ख्याल से वो मुझे पसंद करती है। लेकिन हुआ इस बात पर बिल्कुल भी अग्री नहीं था। वो कहता है कि तुम फॉक्स क्लैन के हाई प्रीस्ट हो, हमारे क्लैन की सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है, तो तुम उस बंदी को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो यार। जिस पर युआन कहता है कि देख भाई, अभी तक हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं किया, तो हम उस निर्दोष बिचारी को कैसे मार सकते हैं। जिसके बाद हुआ का गुस्सा कम करने के लिए उसे अंगूर खिलाने वाला था, लेकिन हुआ तो उसे तेवर दिखाता है। युआन कहता है कि जब तक कुछ भी साबित नहीं होगा मैं उस बंदी को मार नहीं सकता। जिस पर हुआ कहता है कि तुम बहुत रहमदिल हो, और यही सेम बात टियान लियान से कह रहा था कि तुम बहुत रहमदिल हो। अब लियान कहती कि हाँ मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उस डिवाइन हैंड के बारे में पता कर लूंगी। और इधर युआन जोंग भी इसी बारे में बात कर रहा था। वो कहता है मेरे दोस्त तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जल्द ही उसकी पहचान सामने लेकर आऊंगा, बस मुझे 2 दिनों का वक्त चाहिए। लेकिन हुआ का मानना था कि कल करे सो आज कर, तो वो कहता है कि हमें आज ही पता करना होगा कि वो लड़की आखिर है कौन। इधर टियान भी लियान को वही बोल रहा था कि आज ही हम उसका हाथ काट देंगे। अब लियान एक नाइफ लेकर युआन को गार्डन में ढूंढ रही थी। इधर युआन भी झील किनारे बैठा हुआ था और हुआ उस पर दूर से नजर रखता है। और फिर लियान वहाँ पर पहुँच गई। वो उसे ग्रीट करते हुए पूछती कि मास्टर बताए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, तो वो भी बीमार होने का नाटक करता है। बाद में युआन जोंग उसे बता रहा था कि मेरे पास डिवाइन हैंड है और मेरे क्लैन के लोगों को लगता है कि मैं ही उनका प्रोटेक्टर हूँ। मेरा ये डिवाइन हैंड उन्हें सेफ रखने के लिए दिया गया है, मगर उन्हें ये पता नहीं कि इस डिवाइन हैंड की वजह से मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। जिसके बाद वो दस्ताना हटाकर अपना हाथ लियान को दिखाने लगता है। वो कह रहा था कि इस डिवाइन हैंड की मैजिकल पावर मुझे इंजोर्ड कर रही है। लियान भी उसे गौर से देखते हुए समझ गई कि इस मॉर्टल की बॉडी मैजिकल पावर को झेल नहीं पा रही, मुझे कुछ भी करके कोई न कोई सेफर रास्ता ढूंढना ही होगा। जिसके बाद वो युआन से पूछती है कि आपको ये तकलीफ कब से हो रही है, क्या आप बहुत ज्यादा पेन में हो। ये सब देखकर हुआ कह रहा था कि जानबूझकर ऐसा शो कर रही है कि इसे मेरे दोस्त से फर्क पड़ता, मगर ये तो बस इसके नाटक है। इसके चेहरे पर फिक्र तो है मगर दिल में खंजर। इधर युआन जोंग बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो ये डिवाइन पावर मेरी सोल को मुझसे दूर ले जा रही हो, और यही सच्चाई थी। युआन की मॉर्टल बॉडी इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर यहाँ पर तो वो बस थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहा था। बाद में वो एकदम नॉर्मल होते हुए पूछता है अरे क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। जिस पर वो कह रही थी कि आपके पास मेरा दिल है। अब ये सुनकर हुआ को तो अचानक से ठसका लग गया। वो कहता है वाकई ये लड़की बहुत ही पहुंची हुई है, क्या फ्लर्ट करती है मेरे भाई के साथ, और वो बेवकूफ भी इसकी बातों में आ रहा है। इधर युआन जोंग सोचता है कि कहीं ये लड़की सच में तो मेरे प्यार में नहीं पड़ गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब इसकी प्लानिंग हो। और तभी लियान ने अपना नाइफ निकाल लिया। ये देखकर हुआ तुरंत ही उस पे अपनी फैन से अटैक कर देता है, मगर लियान ने तो उस नाइफ से एक लोटस फ्लावर को कट किया था, जो देखकर युआन तुरंत ही लियान को उठा लेता है। उसने हुआ के अटैक से लियान को बचा लिया था। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और इस बार लियान ने उसके हाथ को टच भी कर लिया। वो दिल में ही कह रही थी कि फाइनली मुझे मेरा डिवाइन हार्ट मिल गया। अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके आइस इफेक्ट को हटा देती है। उस डिवाइन हैंड को छूने से लियान की बॉडी को ऐसा फील हो रहा था मानो उसमें नई जान आ गई हो। वो तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। हजारों सालों के बाद उसका कांटेक्ट उसके हार्ट से हो गया। तभी युआन उसके कान में कहता है कि मैं मानता हूँ यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, मगर तुम इस नेचर के जाल में फंस मत जाना। अगर 2 सेकंड और मेरे पास रुक गई तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर तो तुरंत ही नीचे आ जाती है, मगर ये दोनों तो अभी भी एक दूसरे को घूरते जा रहे थे। और तभी हुआ वहाँ पर आके तुरंत ही इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। वो पूछता है कि बताओ लड़की, तुमने अचानक से हमारे हाई प्रीस्ट की सर्वेंट बनने का क्यों डिसाइड किया, और तुम छुरा लेके उनके पास क्यों गई थी। जिस पर लियान बताती है कि मैं तो उस हेवनली लोटस को काटना चाहती थी ताकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके हाई प्रीस्ट को नरिश कर पाऊं, मगर हुआ को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वो कहता है कि तुम एक नंबर की झूठी हो, मगर युआन कहता है मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मुझे हर्ट करे, मगर तुम्हें मेरी मेड को सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं। और तभी उन्हें ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट से एक सिग्नल मिल जाता है। ये जीफी ने भेजा हुआ सिग्नल था। टांगहुआ कहता है कि शायद वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है और युआन का पूरा शक फिर से लियान पर आ गया। वो सोचता है कि सबके पीछे यही लड़की है। अब युआन हुआ से कहता है कि तुम यहीं पर रुक के जोरो बैरियर को प्रोटेक्ट करो और मैं फॉरेस्ट में जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और तभी लियान कहती कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, जिसके लिए वो तुरंत ही मान गया। अभी दोनों क्रेन पर सवार होकर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। इधर लियान सोचती है कि डिवाइन हैंड इससे पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है और इसी वजह से वो डिवाइन
डिवाइन हैंड इसको तकलीफ पहुंचा रहा है और इसके डैमेज को कम करने का बस एक ही रास्ता है, मुझे इसे यांडो में मौजूद टावर में ले जाना होगा। वो टावर सीधा हेवन तक पहुंचा देता है, लेकिन इसे वहाँ पर ले जाने तक तकलीफ को झेलना पड़ेगा। अब ये लोग फॉक्स क्लैन के ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में आ गए, जहाँ पर एक अलग सा ही फ्रेग्रेंस था। लियान पूछती कि आखिर ये खुशबू कैसी है, तो युआन बता रहा था कि ये हमारे फॉक्स क्लैन की यूनिक अरोमा है। मगर तभी युआन को वहाँ पर खून नजर आया। दरअसल ये ब्लड उसके वफादार साथी ज़िफी का था, उसे किसी ने मार दिया था। और ये देखकर युआन ज़ोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा भड़क गया और तभी युआन ज़ोंग पर भी हमला होना शुरू हो जाता है। वो जैसे तैसे उन तीरों से बचता जा रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पर वॉरगोस का बंदा आ गया। वो कह रहा था कि फाइनली तुम अकेले में मिल ही गए, आज तो तुम्हें उस डिवाइन हैंड के लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी। जिसके बाद वो अपने विप से युआन पर हमला कर देता है, मगर युआन ने उनकी एरो से उसके अटैक को डॉज कर दिया। अब वहाँ पर और भी लोग आ गए थे, उन्होंने एक साथ ही युआन पर जंप लगा दी, तो युआन तुरंत एक पावरफुल शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन हैंड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी को जमीन पर पटक चुका था। वो कहता है कि एक ऐसा भी वक्त था जब वॉरगोस क्लैन सेलेस्टियल डेटी की पूजा करते थे, मगर अब तुम उन्हीं के दुश्मन बन चुके हो और ये बहुत ही गलत बात है। अब उन लोगों ने युआन को घेर लिया था, तो वो तुरंत ही अपनी सोर्ड में डिवाइन हैंड की पावर्स को डालते हुए उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने एक सेकंड के अंदर ही उन सभी को निपटा दिया। इधर लियान कह रही थी कि वॉरगोस क्लैन के लोग भी उस डिवाइन हैंड को हासिल करना चाहते हैं, और तभी एक वॉरगोस उसके पीछे से आ गया। वो तुरंत ही लियान के गले पर अपनी तलवार लगा देता है। वो कहता है युआन ज़ोंग जल्दी से उस डिवाइन हैंड को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं इस बंदी को खत्म कर दूंगा। और ये सब देखकर युआन ज़ोंग हंसने लगता है। वो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो यार, ये तो तुम्हारी भेजी हुई जासूस है, तो अब तुम इसे ही क्यों मारना चाहती हो? देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इसीलिए इस बंदी को मारने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ना ये हमारी जासूस नहीं है, हम कभी भी मॉर्टल्स पर भरोसा नहीं करते। और फिर अचानक से वो बंदा लियान के आर पार अपनी तलवार घुसा देता है। इस एक ही बार में लियान बुरी तरह से घायल हो गई। उस बंदे ने उसे हवा में उछाल दिया था, तो युआन ज़ोंग जाकर तुरंत ही उसे थाम लेता है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर तब तक लियान की मौत हो चुकी थी। अब युआन को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर उस बंदे ने युआन पर अटैक कर दिया। इस अटैक में उसका मास्क ब्रेक हो गया। अब वो बंदा उस पर दोबारा से अटैक करे इससे पहले ही युआन पीछे आ जाता है। तब तक उस बंदे ने ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए ब्लड फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया। उस ब्लड पावर ने युआन ज़ोंग को जकड़ लिया था। वो इस ब्लड पावर से आजाद होने की पूरी कोशिश करता है, मगर ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही युआन ज़ोंग पर वो पावर हावी हो गई। वो देखता है कि लियान तो अब मर चुकी है, इसीलिए वो गुस्से में आकर अपने डिवाइन हैंड की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उस पूरे जंगल में एक धमाका हो गया था। साथ ही वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग क्रिएट होकर उन लोगों को ट्रैप कर देते हैं। इसी बर्फ में जमकर उन लोगों की मौत हो गई, मगर लियान भी डिवाइन हैंड की पावर्स का यूज करने की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था। अब वो जैसे तैसे उठते हुए लियान की तरफ जाने लगता है, जो खुद भी एक बर्फ के ब्लॉक में ट्रैप हो गई थी। युआन ज़ोंग उसकी मौत से काफी ज्यादा दुखी था। उसे लियान की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। अब उसके सामने आकर बैठ जाता है। वो उस बर्फ को टच करते हुए रो रहा था। वो लियान को दोबारा से जिंदा नहीं कर सकता था, इसलिए उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि अगर अगले जन्म में हमारी मुलाकात हुई तो मैं जरूर से अपनी गलती को सुधार लूंगा। लियान की इंजरी के बारे में हान को भी पता चल गया था, और फिर अचानक उस ब्रेसलेट से डिवाइन पावर बाहर आना शुरू हो गई। उस पावरफुल स्ट्रिंग ने पूरे बर्फ को जकड़ लिया था, और फिर हान अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बर्फ को ब्रेक कर देती है, मगर इस प्रोसेस में वो भी घायल हो गई। वो कहती वूशांग मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। इधर वूशांग को भी होश आ गया था। वो देखती कि हान ने उसकी जान बचाई, मगर अब उसका ब्रेसलेट गोल्डन डस्ट बन के गायब हो गया। वही दूसरी तरफ युआन ज़ोंग बाथ टब में बैठा हुआ था। वो अपने हाथ को देखकर लियान को याद करता है। वो लियान की मौत से काफी ज्यादा हर्ट हो गया था। अब इसी पेन में लियान का नाम पुकारता है, और तभी उसे लियान की आवाज आती है। वो कहती जी मास्टर बताए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। युआन ज़ोंग लियान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा डर गया था, और तो और उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो वो अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है कि तुम तो मर गई थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? जिस पर युआन कह रही थी कि अरे मैंने तो बताया था ना आपको, मेरा हार्ट आपके पास है, उसके लिए तो मुझे वापस आना
ही था। अब युआन डरते हुए उससे पूछता है कि पहला ये बताओ तुम ह्यूमन हो या फिर भूत, जिस पर युआन बताती है कि ना, मैं तो इनमें से कोई नहीं हूँ, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। और अब वो तुरंत ही उसका डिवाइन हैंड पकड़ लेती है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ, वहाँ जाने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन युआन ज़ोंग तो उससे काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब वो उस पर पानी फेंकते हुए तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर अपने कपड़े पहन लेता है। साथ ही उसने चुपके से अपनी पावर को भी एक्टिवेट किया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो लियान पर अटैक कर पाए। अब वो डरते हुए ही पूछ रहा था कि बताओ आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो, जिस पर लियान कह रही थी कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इसलिए पहला तो आप डरना बंद करो। देखो मैं ना आपको बहुत ही सुंदर जगह ले जाने वाली हूँ, वहाँ जाने के बाद आपका दुख दर्द मिट जाएगा। ये सुनकर युआन पूछता है कि कहीं तुम मुझे जहन्नुम में तो नहीं ले जा रही। और अब वो तुरंत ही लियान पर आइस डैगर से अटैक कर देता है, मगर वो डैगर्स तो लियान को छू भी नहीं पाते। अब उन्हें नीचे गिराते हुए सीधा युआन ज़ोंग के पास चली गई। वो बेचारा तो डर के मारे दीवार से चिपक गया। वो कहती मास्टर प्लीज डरो नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मगर युआन ज़ोंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि शायद ये बंदी मेरे से बदला लेना चाहती है, इसलिए भूत बन के वापिस आ गई। वो कह रहा था लड़की मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। जिस पर वो कहती कि बिल्कुल भी डरो मत, ये काम बड़ी जल्दी होने वाला है। मगर तभी युआन ने वहाँ पर एक आइसबर्ग बना दिया और उसी के आड़ में उसी था अपने क्रेन पर बैठ के वहाँ से भाग निकला था। लियान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये हाई प्रीस्ट इतना फट्टू होगा। इधर युआन ज़ोंग का हाथ उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वो कहता है कि मैंने उस बंदी को अपनी डिवाइन पावर से सील कर दिया था, यानी कि उसकी मौत हो गई, तो फिर वो मरने के बाद दोबारा से वापस कैसे आ सकती है। पता नहीं आखिर ये लड़की है कौन। जिसके बाद वो माउंट बाई 2 में पहुँच गया। यहाँ पर युआन ज़ोंग का एक दोस्त रहता था। युआन देखता है कि वहाँ पर तो पूरी बर्फ पड़ रही है, जबकि यहाँ पर हमेशा धूप रहती है। अब वो पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी कुछ कौवे आकर उससे कहते हैं कि हाय प्रीस्ट प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिस पर युआन तंग आते हुए कहता है कि अब क्या हो गया। तो परिंदे फड़फड़ाते हुए बताते हैं कि हमारे मास्टर को प्यार हो चुका है और इसी कमबख्त मोहब्बत की वजह से यहाँ पर बर्फ गिर रही है, हमारी तो इस सर्दी से ही जान चली जाएगी। अब युआन ज़ोंग सीधा हॉल में पहुँच गया। वहाँ पर भी बर्फ का तूफान आ रहा था। युआन ज़ोंग कहते हैं भाई तुम हो तो वैसे गॉसिप के गॉड, मगर हर 4 महीनों में तुम आंसुओं की नदियाँ बहाते हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आंसुओं का देवता बोलना ज्यादा सही रहेगा। और तभी उसे उसकी दोस्त की आवाज आती है और रोते हुए कह रहा था कि प्लीज युआन मेरा मजाक नहीं उड़ाओ, देखो उस बंदी ने भी मुझे छोड़ दिया, पता नहीं मैं इस ब्रेकअप के दर्द को कैसे हैंडल करूंगा। और एक तुम हो जो मेरा दोस्त हो के भी मजाक उड़ा रहे हो। जिस पर युआन ज़ोंग कहता है कि अरे भाई ना, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो बस यहाँ पर पहाड़ों के लिए फिक्रमंद हूँ, क्योंकि तुम्हारे रोने धोने की वजह से वो पूरे के पूरे बर्फ में बदल चुके हैं। इसलिए प्लीज अब रोना बंद करो ताकि यहाँ की बर्फ पिघल जाए, वरना तुम्हारी कौवे बेवजह मारे जाएंगे। इधर गॉसिप का गॉड मेशान शराब पी पी के आंसू बहा रहा था। युआन ज़ोंग कहता है कि मैं तुमसे मदद लेने आया था, लेकिन मेशान कहता है दिखता नहीं क्या मेरा दिल टूट चुका है, अब फिलहाल मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। तो युआन कहता है ठीक है फिर रोते रहो, मैं जाकर किसी और से उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा। लड़की ये वर्ड सुनते ही मेशान का रोना बंद हो गया। वो अपनी आंखें पोंछते हुए कह रहा था कि भाई रुक तो जाओ, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बताओ ना वो लड़की है कौन। अब उसने एक ही सेकंड में लड़की का नाम सुनते ही अपना मूड फ्रेश कर लिया और फिर वहाँ की सारी बर्फ भी हट गई थी। अब युआन ज़ोंग उसे लियान का नाम देता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में सब पता करना है। ये सुनकर गॉसिप का गॉड तुरंत ही उसके पास आ जाता है। वो कहता है भाई तुम तो उस गॉडेस के साथ इश्क लड़ा रहे थे, कहीं तुमने उसे अपने दिल से तो नहीं निकाल दिया। अगर ऐसी ही कुछ बात है तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे भी वो गॉडेस तुम्हारी पहुँच से बाहर थी। अगर उसके भरोसे बैठते तो फिर तुम्हें कुंवारा ही मरना पड़ता। जिस पर युआन ज़ोंग कह रहा था कि देखो तुम इस बात पर अपना छोटा सा दिमाग खर्च मत करो, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दो। मगर मेशान तो बकवास करने में माहिर था। वो कहता है कि शायद इस बंदी को तुमसे प्यार हो गया है और फिर उसने तुम्हें बहुत ज्यादा तंग किया। ये सुनकर युआन कहता है कि भाई तू तो प्यार का नाम ही मत ले, उस लड़की से तो मेरे को डर लगता है। अब मेशान कह रहा था भाई सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके बारे में और डिटेल्स देनी होगी, तभी जाके मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। जिस पर युआन बताता है कि हमारे फॉक्स क्लैन के सेलेस्टियल डेटीज के साथ काफी अच्छे रिलेशन है और उन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत ही स्पेशल शराब भिजवाई थी, मैंने उसमें से तुम्हारे लिए 2 जार भर के रखे हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि शायद वो शराब किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मेरे काम नहीं आ रहे हो। तो मेशान तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कह रहा था भाई रुक तो जाओ, मैं अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ के मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही गोल्डन कलर की डायस ओपन हो गई, जिसके बाद उसी में लियान के नाम की पर्ची डाल देता है। इससे वहाँ मौजूद सभी रिकॉर्ड्स के ड्रॉअर ओपन हो गए। यहाँ पर मेशान ने दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी
रखी थी। आप करेक्ट पर्सन को ढूंढने में मेशान की कौवे भी उसका साथ देते हैं। उन्होंने लियान से रिलेटेड कई सारे स्क्रोल उस डिवाइस पर डाल दिए, जिसे प्रोसेस करके उस डिवाइस ने वहाँ पर एक लड़की का फॉर्म बना दिया। मेशान बता रहा था कि हजारों सालों पहले लियान नाम की लड़की मैकेनिज्म के लिए फेमस थी। उसने कई सारी स्पेशल चीजें बनाई। उन्हीं में से एक है यांडो सिटी का मैकेनिज्म, जिससे उसका मैजिकल टैलेंट सबने देख लिया। साथ ही उसने एक टावर भी बनाया था जो हेवन तक पहुंचाने का काम करता है। वो टावर इतना स्पेशल है कि हेवन एंड अर्थ को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। मगर फिर उस लड़की को डिवाइन रात ने पनिश किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके टैलेंट और अच्छाई को देखते हुए उसे गॉडेस का टाइटल मिल गया और वो बन गई मैकेनिज्म की गॉडेस वुशांग। अब इस गॉडेस का नाम सुनते ही युआन ज़ोंग को गॉडेस वुशांग की याद आती है। वो मेशान को बता रहा था कि मैंने इस गॉडेस को काफी करीब से देख रखा है और ये लड़की बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं दिखती। अगर तुम मुझे ऐसे ही उल्लू बनाना चाहते हो तो फिर शराब भूल जाओ। ये सुनकर मेशान कह रहा था कि भाई देखो, ये मेरा डिवाइन कंपास हजारों सालों से इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता आया है और इसने आज तक कोई गलत जानकारी नहीं दी। लेकिन युआन ज़ोंग वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि तुम्हें इस बात का सबूत देना होगा। जिस पर मेशान कहता है ठीक है, जब भी मेरा डिवाइन कंपास कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके 3 दिनों बाद स्काईलाइट विजन रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो 3 दिनों बाद चेक कर लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर युआन को याद आता है कि ऐसे स्काई विजन में उसने गॉडेस को देखा था, इसीलिए अब वो गॉडेस को दोबारा से देखने के लिए बेताब हो गया। बाद में वो मेशान को बिना शराब दिए वहाँ से भाग जाता है, जिससे मेशान ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया था। अब युआन को डिवाइन हैंड दोबारा से परेशान करना शुरू कर देता है। उससे तो ये दर्द अब सहन भी नहीं हो पा रहा था और तभी उसकी नजर जाती है एक लकड़ी के परिंदे पर। वेल, ये परिंदा लियान ने बनाया था। युआन उसे इरिटेट होकर कह रहा था कि यार आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैं चाहे कहीं भी जाऊँ तुम वहाँ पर टपक जाती हो। प्लीज लियान, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर वो कह रही थी हाँ बस यही तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा दिल आपके पास है। जिस पर युआन कहता है अरे फिर तो तुमने बड़ी ही गलत जगह पर अपना दिल लगा दिया। देखो मेरे दिल में ऑलरेडी कोई दूसरा है तो वहाँ तुम्हें बिल्कुल भी जगह नहीं मिलने वाली। जिस पर वो भी कह रही थी कोई बात नहीं, मैं तो बस एक कोने में रह लूंगी। ये सुनकर युआन भी हैरान हो गया। उसे लग रहा था कि ये लड़की तो अपनी सौतन को भी एक्सेप्ट कर रही है। बाद में लियान कह रही थी कि मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। मगर युआन तो उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लियान भी बड़ी तेजी से उसका पीछा कर रही थी। इधर युआन अपने परिंदे को डांटते हुए कह रहा था कि वो लकड़ी का बना हुआ परिंदा तुमसे तेज फ्लाई कर रहा है, अगर अब तुम ढंग से फ्लाई नहीं किए तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। ये सुनकर परिंदा भी अपना स्पीड बढ़ा लेता है। अब इनकी भाग दौड़ ऐसे ही चल रही थी। युआन उसे बताता है कि मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। विले बंदा उशांग से प्यार करता है, मगर उसे क्या पता कि यही उशांग है। अब युआन उसे चकमा देकर काफी आगे आ गया था, लेकिन तभी उसका डिवाइन हैंड उसे हर्ट करने लगता है, जिससे वो बेहोश होकर क्रेन से नीचे गिर गया। मगर समय रहते लियान ने उसे पकड़ लिया था। अब उसे जब होश आया तब वो लियान के बाहों में था। साथ ही वो देखता है कि उसकी डिवाइन पावर भी कंट्रोल में आ चुकी है। तभी उसे याद आता है कि पहला भी लियान ने उसकी मदद की थी। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? वो कह रही थी कि आप मेरे साथ यांडो चलो, वहाँ जाके आपको सब पता चल जाएगा। जिस पर युआन कह रहा था कि भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मेरी सर्वेंट हो ना कि मैं तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए लियान उसे रस्सी से जकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। वो कह रहा था ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। लियान कह रही थी हाँ मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। वो कहता है अरे मेरी माँ पहला मेरी शर्तें तो सुन लो। जिसके बाद वो अपनी शर्तें बताना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि सबसे पहला तुम मेरी पेन को खत्म कर दोगी और सेकंड शर्त ये है कि तुम मेरे लिए एक्सोटिक खाना और ढेर सारे प्योर सिल्क के कपड़े खरीदोगी और हाँ मुझे रोजाना फ्रेश अंगूर चाहिए। तो लियान कहती ठीक है आपकी सारी कंडीशन पूरी हो जाएगी, मगर युआन की एक और शर्त थी। वो कहता है कि जब भी मैं नहाने जाऊंगा तब तुम मुझे छुपके से नहीं देखोगी। तो कह रही थी कि हाँ बाबा हाँ तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो जाएगी और वैसे भी बाथरूम में तुम्हारे पास आने के बाद तुम अटैक कर देते हो, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आने की। जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड की माइंड स्पेस दिखाई जाती है, जहाँ पर ईवल ऑरा फ्लोट होते हुए डीमन लॉर्ड क्रिएट हो गया। वो ईवल स्माइल करते हुए कह रहा था कि हमारी डीमन रेस इस दुनिया पर राज करेगी, लेकिन उसके लिए मुझे डिवाइन हैंड को हासिल करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ युआन ज़ोंग और लियान एक टाउन में पहुंच गए। वहाँ जाते ही टियान कुछ चीजें बेचने के लिए चला गया था। तो युआन पूछता है कि आखिर ये छोटा ढक्कन कहाँ चला गया? जिस पर लियान बताती है कि वो तो पैसे कमाने गया ताकि हम तुम्हारी महंगी शर्तों को पूरा कर पाए। अभी दोनों भी उस टाउन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तभी लियान को एक ब्रेसलेट बहुत ज्यादा पसंद आया।
वो फेरी वाला बंदा कह रहा था कि अगर आपको ये पसंद आया तो आपके हस्बैंड इसे आपके लिए जरूर से खरीद लेंगे। ये सुनकर तो लियान तुरंत ही शर्माने लगती है। वो कह रही थी ना, मुझे ब्रेसलेट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद इन लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया। युआन कहता है कि शराब और म्यूजिक सारा टेंशन खत्म कर देता है। अब वो लियान को अपना खाना दे रहा था, जिसके लिए लियान ने मना कर दिया। दरअसल युआन उसे मस्का मार रहा था। वो नहीं चाहता था कि लियान उसे दोबारा से टाई कर दे। और फिर युआन जोंग उसके सामने वो ब्रेसलेट रख देता है जो कि लियान को पसंद आया था। और ये देखकर वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। जिसके बाद युआन वेटर से खाने का बिल पूछता है, मगर उसके पैसे तो ब्रेसलेट खरीदने में खत्म हो गए। इसलिए वो हड्डी की सिल्वर टेल बनाकर उस वेटर को दे देता है। मगर उस बंदे के पास एक मैजिक मिरर था जो दिखा देता है कि वो सिल्वर टेल ना होकर एक हड्डी है। वो बंदा अब युआन पर चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था कि क्या जमाना आ गया, तुम्हारे जैसे इमॉर्टल्स भी आम लोगों को चुना लगाते हैं। लेकिन युआन का ये सवाल था कि ऐसा खास ट्रेजर मार्केट में कब आया। उसने तो आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना था। अब वहाँ मौजूद सभी लोग कह रहे थे, कह रहे ये तो बड़ा ही बेशरम इमॉर्टल है, ये तो फ्री के खाने पर ही लड़की घुमा रहा है। बेचारा युआन तो उनकी बातें सुनकर शर्म से लाल हो गया। और उतने में ही वहाँ पर टियान पहुँच गया। वो बास्केट भर के सिल्वर टेल्स लेके आया था। वो खुश होकर बता रहा था कि सिस्टर, तुमने जो मिरर बनाए थे देखो सब के सब बिक गए। युआन कहते, अच्छा तो तुम हो जिन्होंने इन लोगों को मिरर बेचा, तुम्हारी वजह से मेरी हड्डी पकड़ी गई। यहाँ के लोगों ने पता नहीं मुझे कितनी गालियाँ दी, मेरी तो कितनी बेइज्जती हो गई। जिसके बाद वो रोते हुए कह रहा था कि लियान, जब से तुम मिली हो तब से मेरी परेशानियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब वहाँ पर एक और नई मुसीबत आ गई थी। घोस्ट क्लैन के लोगों ने युआन जोंग को चारों ओर से घेर लिया था। उसकी गर्दन पर एक नहीं बल्कि दो दो तलवारें लग गई थी। और इसी के साथ ये मजेदार एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।